एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी। जैसे कि हम लोग फोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फोर्स के बाद ये चैप्टर आ जाता है एनर्जी का, क्योंकि फोर्स के एप्लीकेशन से ही एक वर्क होता है और वर्क के होने से ही एनर्जी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। मतलब अगर जहाँ जहाँ वर्क होगा वहाँ पे एनर्जी ज़रूर इंट्रोड्यूस होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एनर्जी। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमको पहले समझ लेनी चाहिए वो ये है कि वर्क डन होता कब है। तो वर्क डन इज़ बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स जब भी आप फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई करोगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किस भी डिस्टेंस से मूव करे उससे इशू नहीं, बट वो मूव करेगा तो वर्क डन होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है आपके फोर्स अप्लाई करने से तो वर्क डन होगा। वर्क डन किसके इक्वल होता है? वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने वो फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अपनी फोर्स से, जो कि हम बता चुके हैं न्यूटन में होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन का। ठीक है, तो इसीलिए जो एसआई यूनिट बनती है वर्क की वो बनती है न्यूटन मीटर। क्या बनती है? न्यूटन मीटर। बिकॉज फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है न्यूटन मीटर। इसको हम जूल से भी जानते हैं। ठीक, इसको हम जूल के नाम से भी जानते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू जूल ना। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन इज़ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, एक्सप्लेन 1 जूल ऑफ वर्क। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स when a force of 1 Newton moves a body by a distance of 1 meter in the direction of force। मतलब जब भी 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्टेंस से मूव कर देगा तब हम बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स जब भी किसी बॉडी को 1 मीटर के डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस से मूव कर देता है, जिस भी डायरेक्शन आप फोर्स अप्लाई करो तो 1 जूल ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि व्हेन अ वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ था। ठीक, आपने उसको मूव करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे बॉक्स मूव करना स्टार्ट करता है। तो उस केस में जो वर्क आप कर रहे हो वो बॉक्स पे कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक, एनर्जी एग्जॉस्ट किसकी हो रही है? आपकी। ठीक, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन इस बॉक्स में एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव करने लगता है। ये बॉक्स कब मूव करने लगता है? जब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक, जैसी फोर्स अप्लाई करोगे वो मूव करने लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप वर्क अगर करोगे तो एनर्जी जो है इंक्रीज़ करती है, बट किसकी इंक्रीज़ करती है? उस बॉडी की जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी एनर्जी ख़त्म होती है, उसकी एग्जॉस्ट होती है एनर्जी। सिमिलरली एग्जाम्पल एक हमारा आता है बाइसिकल का, कि साइकिल जब भी आप चलाओगे आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, बट साइकिल में मूवमेंट होता है तो आपकी एनर्जी किस में स्टोर होने लगती है? साइकिल में। ठीक, तो अब जो हमारी डेफिनेशन बन जाती है एनर्जी की वो ये है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं। वर्क और एनर्जी में रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन है। ठीक, उस रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। फॉर डूइंग मोर वर्क मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल, जितना ज़्यादा आपको काम करना उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पहला रिलेशन। अगर आपको कम काम करना है कम एनर्जी लगेगी। अब जैसे बहुत हैवी बॉक्स है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हो तो बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तभी वो बॉक्स मूव करेगा। और इसमें एनर्जी किसकी एग्जॉस्ट होती है? जो भी ह्यूमन बीइंग उसमें फोर्स अप्लाई करेगा वो, और वो बॉक्स जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें एनर्जी वो कंज्यूम हो जाती है। ठीक, सेकेंड इज वी कैन से दैट देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ठीक, मतलब जब भी आप वर्क करोगे
आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर वर्क नहीं करोगे एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, और एनर्जी जब भी रिलीज़ होगी वो कंज्यूम हो जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप है किसी भी वर्क और एनर्जी के बीच। इसके बाद आती है यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट। लगता है कि यूनिट में क्या है, लेकिन ये जब न्यूमेरिकल या क्वेश्चनरी पार्ट आप करेंगे ना, तब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, उसकी बिगर यूनिट बताइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या है, जूल, ठीक, जो कि वर्क की भी है। अनदर यूनिट उसकी क्या है, कैलोरी, ठीक। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स नियरली, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर 1 कैलोरी की देखें तो वो 4.2 जूल्स के बराबर होती है। और इसी की एक बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की, वो होती है किलो कैलोरी, जिसको आप KCAL के नाम से भी जानते हो। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। क्लियर है। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें और रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा ऐसा यूनिट्स और सारी इसकी यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूनिट्स का, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में 8 एनर्जीज हमने लिखी हुई हैं, ठीक है। बेसिकली हमको यही 8 एनर्जी के बारे में पहले समझ लेना है। बाकी और टाइप्स की एनर्जीज़ भी होती हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे एक लेक्चर में। मेन जो एनर्जीज़ हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। सारी एनर्जीज़ के जो नाम हैं उसी से ही हमको एनर्जीज़ क्लियर हो जाती हैं कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। और भी एनर्जी होती है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उन सब की हम लोग बाद में बात कर लेंगे। पहले इन 8 एनर्जीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले बस इतना समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है अ कार इन मोशन। एक कार है, चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। एक एरो है, बो पे स्ट्रेच किया हुआ है आपने, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक। नेक्स्ट आती है हमारी हीट एनर्जी, ठीक। हीट एनर्जी क्या है, जो स्टीम होती है उसमें एनर्जी होती है, उसको हम हीट एनर्जी कह देते हैं। जैसे एक केटल है, उसके ऊपर अगर लिड रखी हुई है, या फिर आप किसी भी बाउल को जब आप वाटर से बॉयल वाटर उसमें अंदर है और उसको बॉयल करते हो, उसके ऊपर अगर कोई लिड रखा हुआ है तो वाइब्रेट करने लगता है ड्यू टू द स्टीम प्रोड्यूस्ड इनसाइड दैट कंटेनर या बाउल। तो क्यों होता है, क्योंकि उस हीट उसमें स्टीम में हीट एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट हमारा स्टीम इंजन वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ हमारा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी नॉर्मल लाइट्स में इतनी एनर्जी नहीं होती है किसी चीज़ को मूव कर सके। जैसे कि हम एनवायरनमेंट में जो लाइट देख रहे हैं इससे भी कोई खास मूवमेंट नहीं है कि आप किसी चीज़ को मूव कर लो। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट्स यूज़ होती हैं उस केस में स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा लाइट एनर्जी हो गया। इसी लाइट एनर्जी का यूज़ करके जो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आप लोग को पता होगा। अब आता है केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, गैसोलीन है, इसमें जो एनर्जीज़ होती हैं वो केमिकल एनर्जी कहलाती हैं। साउंड एनर्जी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करेगी तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, साउंड एनर्जी, ठीक। ह्यूमन कैन हेयर साउंड जिसके वाइब्रेशन होते हैं 20 to 20,000 पर सेकेंड। ऐसा कुछ वाइब्रेशन ह्यूमन सुन सकता है। और एनिमल्स जैसे कि कोई बैट वगैरह जो होते हैं उनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो 20,000 पर सेकेंड के जो वाइब्रेशन है उससे ऊपर की आवाज़ को सुन लेते हैं। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हमने आपको दिया। इसके आती है मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। मैग्नेट के बारे में सबको पता है। तो वो एनर्जी जो मैग्नेट में होती है उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकता है आप लोगों ने सुना हो नाम, समझते भी हों कुछ लोग। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो टेम्पररी मैग्नेट्स कहलाते हैं, और इन मैग्नेट्स को हम टेम्पररी पर्पस के लिए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसको कह लें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की हेल्प से हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं।
और फिर हम बना लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमको हेल्प करता है कई सारे काम करने में। जैसे कि बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ, इसमें बहुत सारे आयरन के पीसेस हैं, उसको हमें सेपरेट करना है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, ताकि वो मैग्नेट खाली स्क्रैप में पड़े जो भी आयरन के पीसेस उनको हटाए, और वहाँ से हटाने के बाद कहीं और हमको अगर उनको रिलीज़ करना है उन पार्टिकल्स को, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर सकता है। जैसे ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी बंद कर देते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं सारे आयरन पीसेस, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारा यूज़ आता है। फिर आती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। जैसे कि वो हेयर एंड कॉम वाला भी एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप ड्राई हेयर्स पे कॉम रब करते हो, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक एनर्जी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे होती है, कैसे बनती है, क्यों होती है। तो एटम की जो एनर्जी है, फिर न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है, वही हमारी एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। बेसिकली न्यूक्लियस जब भी दो पार्ट में या दो न्यूक्लियाई में टूटेगा तो एक एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक। इसी तरीके से जब भी दो न्यूक्लियाई एक दूसरे से अटैच होके एक न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एटम और न्यूक्लियस, ठीक है। इसको आप एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी से जानो। मतलब जब भी अटैच होंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, या फिर डिटैच होंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पस दोनों में यूज़ होती है एटॉमिक और न्यूक्लियस एनर्जी, जैसा कि आप इसको यूज़ करना चाहें, ठीक। अब देखिए, हम अभी आपको जो बात बता रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो वो समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी एक बॉडी में होती है जब भी वो रेस्ट में होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ होगा। जब भी एक बॉडी रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, इसी का उल्टा होगा काइनेटिक एनर्जी का, जब भी कोई मोशन हो रहा होगा और वो एनर्जी कौन सी हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को पहले और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या। एक्चुअली इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू दैट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ पोजीशन। मतलब ये बेसिकली उस वर्क डन के बराबर होती है जो हमको लगा किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए। जैसे कि एक स्प्रिंग है, ठीक, ये अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग थी। इसका नोटेशन देख लीजिए आप, पीई और यू से होता है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है और यू का। ये एक अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग थी, एक बेस पे लगी हुई है। अगर इसको आप कंप्रेस करते हो अंदर की तरफ, ठीक, जैसे कि ये देखिए हमने इसमें करा, इस पर मैंने ऐसे प्रेशर अप्लाई किया, तो अब इसके पास एक एनर्जी हो गई है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसके पास एनर्जी स्टोर हुई, और उस एनर्जी जो स्टोर हुई है वो किसके फॉर्म में हुई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज ऑलवेज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी। अगला एग्जांपल देखें क्या है। एक रबर बैंड स्ट्रेच करे हुए हैं हम लोग, ठीक, इसमें भी जो एनर्जी का फॉर्म आप देखेंगे वो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। वाटर एट अ हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वाटर मूव नहीं कर रहा है, जैसे डैम्स में हम पानी को स्टोर कर देते हैं ना ऊपर, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर का पोटेंशियल है उसके पास। जब वो गिरेगा तो वो टरबाइन को रोटेट कर पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जब पानी ऊपर की हाइट से गिरेगा तो एक टरबाइन को मूव करने की ताकत रखता है। वो ताकत या वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, जो एक हाइट पे वाटर है जिसकी वजह से में स्टोर है। पोटेंशियल एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर बेटा मास ऑफ द बॉडी, दूसरा हाइट अबव द ग्राउंड। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी ज़्यादा हाइट ग्राउंड से उतना ज़्यादा उसके अंदर पावर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लेते हैं हैमर एंड नेल का, ठीक। एक हैवी हैमर है हमारे पास, उससे हम एक नेल पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अगर उसकी हाइट
अगर उसकी हाइट जब स्ट्राइक करते हुए बहुत कम रखेंगे तो वो हैमर पे स्ट्राइक नेल पे जो स्ट्राइक होगा वो कम पावर का होगा। लेकिन अगर वही बहुत ऊपर से हाइट से हम उसको हैमर को गिराते हैं तो वो स्ट्राइक और ज़्यादा होता है। और मास भी अगर ज़्यादा है तो और अच्छा स्ट्राइक होगा, अगर मास कम है तो स्ट्राइक कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का दोनों फैक्टर का सिंपल सा एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन मोशन, मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो जब भी एक बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आप देखोगे तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। ठीक, एनर्जी ऑफ बॉडी इन मोशन, जब भी आप कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और इसको हम किस फॉर्म से लिख सकते हैं? के ई और के से। इसके एग्जाम्पल सिंपल, फास्ट मूविंग स्टोन, पत्थर मार रहे हैं फेंक के, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है भैया? उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। वाटर, रिवर में जो फ्लोइंग वाटर है वो काइनेटिक एनर्जी, जिसकी हेल्प से आप एक बोट को या किसी भी अपनी छोटी सी पेपर की नाव को फ्लोइंग वाटर में डालते हो, नाव बहने लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस वाटर में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, मास ऑफ द बॉडी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। सिंपल, अगर मास आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एग्जाम्पल आप हॉकी स्टिक से ले लीजिए। ठीक, जैसे एक ये बॉल है और एक ये हॉकी स्टिक है। ठीक, अब इस हॉकी स्टिक और इस बॉल के हिसाब से अगर रिलेशन बनाया जाए, अगर ये मास में ज़्यादा होती, ठीक, हॉकी स्टिक जितनी ज़्यादा मास में होगी उतना अच्छा पावर आपका ये लगाएगी, मतलब कम ताकत में आप अच्छा मूवमेंट दे दोगे बॉल को। अगर ये पतली हॉकी स्टिक होगी तो कम मूव करेगी बॉल, और जितनी ज़्यादा स्पीड से आप इस बॉल को स्ट्राइक करोगे उतना दूर ये बॉल जाने वाली है। तो मास ऑफ द बॉडी, अगर मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पूरे एनर्जी क्या है, उसका रिलेशन क्या है वर्क एनर्जी का, टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने बता दी है, मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होती हैं वो बता दी है। मतलब एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में जो कन्वर्जन है एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाते हैं, ये जितने कन्वर्जन हैं वो हम इसके बाद वाले जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में, हम आपको तुरंत उस चीज़ का सलूशन दे देंगे विदाउट एनी इश्यूज़। सो होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।